नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है फिर आपसे। मैं सुशांत कुमार शर्मा आपके सामने फिर से नेक्स्ट क्लास लेकर। आपको विदित है कि हम लोग डिस्कस कर रहे हैं मध्यकालीन भारत, और मध्यकालीन भारत में दिल्ली सल्तनत के बारे में हम लोग चर्चा कर रहे हैं। नासिरुद्दीन महमूद तक हम लोग पहुंच चुके थे। पिछली क्लास में हमने बताया था कि नासिरुद्दीन महमूद का काल प्रसिद्ध उसके चरित्र को लेकर, उसके व्यक्तित्व को लेकर, उसकी प्रवृत्तियों को लेकर, साथ में उससे ज्यादा महत्वपूर्ण है बलबन के उत्कर्ष को लेकर। ठीक है, नासिरुद्दीन महमूद के बारे में हम लोगों ने बात की थी। नासिरुद्दीन महमूद और इसी का काल बलबन के उत्कर्ष का काल था। इसके बाद सत्ता पर बैठा बलबन। एक बार मैं शायद किसी एग्जाम का से कोई क्वेश्चन में देख रहा था जिसमें सवाल पूछा हुआ था कि बलबन सल्तनत का कौन से क्रम का सुल्तान था। तो अगर ये देखा जाए तो पहले नंबर पर कुतुबुद्दीन ऐबक था, ऐबक। उसके बाद आराम शाह, उसके बाद इल्तुतमिश, उसके बाद रुकनुद्दीन फिरोज ना, रुकनुद्दीन के बाद रजिया, रजिया के बाद बहराम शाह के बाद अलाउद्दीन मसूद शाह, और उसके बाद नासिरुद्दीन महमूद, और अब ये गद्दी पर बैठा बलबन। तो अब अगर क्रम देखा जाए तो क्रम 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9। तो बलबन का जो क्रम बनता है वो 9वां क्रम बनता है। ये भी बड़ा इंपॉर्टेंट सवाल तक है, पूछा हुआ है कि भैया बलबन दिल्ली सल्तनत में किस क्रम का सुल्तान था। तो 9वें क्रम का सुल्तान था। ओके, नासिरुद्दीन महमूद का काल बलबन के उत्कर्ष का काल रहा, और फाइनली बलबन गद्दी पर बैठा। वह मलिक होते हुए खान बन गया, और खान के बाद सुल्तान। दैट इज द स्टेटमेंट रिगार्डिंग द बलबन। वो मलिक होते हुए खान बन गया, खान होते हुए बलबन बन गया, तो सॉरी सुल्तान बन गया। बलबन की कहानी शुरू करने से पहले जो 1266 ईस्वी में सत्ता पर बैठा है, बड़ी प्रतिरोधों का सामना करना पड़ा, क्योंकि तुर्कान चिहलगानी का सदस्य था। तो तुर्कान चिहलगानी में अकेला बलबन ही नहीं, और भी लोग थे। तो अन्य लोगों ने बलबन का विरोध भी किया, लेकिन बलबन सत्ता पर बैठा। पहले बैठने की प्रक्रिया को पूर्ण किया, और सत्ता पर स्थापित होने के बाद जो भी उसके विरोध थे, बाह्य आंतरिक, उन सबको वो खत्म करता चला गया। ये एक विस्तृत चर्चा का विषय है। बलबन के बारे में हम बात करेंगे तो हम पॉइंट आउट करते हैं कुछ टॉपिक्स को। बलबन के बारे में हमारा पहला जो टॉपिक बनता है वो बनता है इसका प्रारंभिक जीवन। प्रारंभिक जीवन के बारे में कुछ जानकारी आपको ऑलरेडी है, प्रारंभिक जीवन के बारे में, लेकिन अभी थोड़ा और अपडेट कर देंगे। प्रारंभिक जीवन के बाद बलबन के टाइम पीरियड की सबसे महत्वपूर्ण घटना है इसके सामने आने वाली इसकी चुनौती या समस्याएं और तीसरा सबसे बड़ा पहलू है जिस पर हम चर्चा करेंगे, बलबन की मृत्यु और उसके उत्तराधिकारियों को समाप्त करने वाला जलालुद्दीन फिरोज खिलजी। मृत्यु, और देखिए ऐसा था कि जलालुद्दीन फिरोज खिलजी का बलबन के वंश के लोगों की हत्या करना और बाद में सत्ता पर बैठना
खिलजी वंश की नींव रखना इतिहास में एक बड़ी घटना मानी जाती है, ठीक है, और इसीलिए इसे खिलजी क्रांति कहा जाता है। मृत्यु और फिर हम चर्चा करेंगे इसके बारे में, खिलजी क्रांति के बारे में। खिलजी क्रांति जलालुद्दीन फिरोज खिलजी के सत्ता पर बैठने की घटना है खिलजी क्रांति। क्यों इसको खिलजी क्रांति कहते हैं, क्या तर्क है इसके पीछे? वी विल डिस्कस इट लेटर। नाउ वी विल डिस्कस अबाउट द इनिशियल लाइफ ऑफ बलबन। अब हम बलबन के आरंभिक जीवन के बारे में चर्चा करेंगे। सबसे पहले आरंभिक जीवन के बारे में जिसकी जानकारी है वो ये कि इसका पिता एक कबीले का नेता हुआ करता था, इल्बरी तुर्क है ये इल्बरी तुर्क, इल्बरी तुर्क है। कहते हैं कि जब नव अवस्था में था तब इसको मंगोलों द्वारा बंदी बनाया गया और इसको ले जाया गया बगदाद। इल्बरी तुर्क मंगोलों द्वारा बंदी बनाया गया, मंगोलों द्वारा इसको क्या बनाया जाता है, बंदी बनाया गया। मंगोलों द्वारा बंदी बनाए जाने के बाद इसको बगदाद ले जाया गया। कहां ले जाया जाता है? बगदाद। बगदाद से जहां इसको बेचा गया था वो व्यक्ति इसको दिल्ली लेकर आता है। दिल्ली में उस समय टाइम पीरियड है इल्तुतमिश का, ये लगभग 1229 के आसपास की बात है। बगदाद के बाद इसको दिल्ली लाया गया। देखिए एक चीज होती है ना, डेस्टिनी, लक्ष्य, भाग्य। हमारा बलबन का भाग्य था कि वो भारत पहुंचा। ये क्या था बलबन का भाग्य, जो कहां पहुंचा, लेकर आया इसको भारत लेकर आया। दिल्ली आने के बाद इसको इल्तुतमिश ने खरीदा। इल्तुतमिश ने इसको खरीदा। इल्तुतमिश ने खरीदा इसको। देखिए इल्तुतमिश का कई बार नाम अल्तमश भी मिलता है। क्या मिलता है? अल्तमश। इल्तुतमिश ने खरीदा और जब इल्तुतमिश ने इसको खरीदा है तो इसको खासदार नियुक्त किया। क्या बनाया स्वयं का? खासदार समझते हैं, मतलब सबसे प्राइवेट सेवक, मतलब हमारा निजी सेवक, सेवादार। इसको खासदार नियुक्त किया किसने? इल्तुतमिश ने। यहीं से रजिया का काल आया, अमीर ए शिकार बना। अमीर ए शिकार। उसके बाद मसूद शाह का काल आया, अमीर ए हाजिब बना। अमीर ए हाजिब। और नासरुद्दीन महमूद के काल में नाइब बना। ये ध्यान रखना, खासदार इल्तुतमिश के काल में, अमीर शिकार रजिया के काल में, अमीर हाजिब मसूद शाह के काल में, और नाइब किसके काल में? नासरुद्दीन महमूद के काल में नाइब। नाइब बनने के बाद आप जानते हैं किस प्रकार बलबन ने, नासरुद्दीन महमूद लोग कहते हैं क्या हुई, विष दे दिया, बीमारी सब जो भी है, बहरहाल कहीं ना कहीं भी मानते हैं कि बलबन का हाथ नासरुद्दीन महमूद की मृत्यु में सदैव रूप से था। ये आप उसको मान लीजिए, ठीक है। और नासरुद्दीन बलबनी वंश की शुरुआत हुई 1266 ईस्वी में। ये बलबन का प्रारंभिक जीवन हमने डिस्कस किया। चुनौतियां देखते हैं। देखिए जब भी हम ये डिस्कस करते हैं कि क्या चुनौतियां थी, तब हमको उस समय के कालक्रम में जाने का थोड़ी जरूरत होती है, फील करने की जरूरत होती है। फील करिए, बलबन जब गद्दी पर बैठा तो क्या बताइए, क्या सुल्तान के पति को प्रतिष्ठा है? और कहावत है कि बिना भय हो ना प्रीति, कि बिना भय के किसी से लगाव भी नहीं होता। भय सम्मान सुल्तान का नहीं था, तो पहली चुनौती यही थी कि सुल्तान के पद और प्रतिष्ठा को कायम किया जाए। लोग सुल्तान का आदर सम्मान करें, भय माने सुल्तान से, और ये समझे कि सुल्तान कोई आम आदमी नहीं है, वो एक
ऐसा प्रतिनिधि है, अल्लाह का प्रतिनिधि है या उसके समकक्ष है, ये सब बातें मानने की जरूरत थी, ताकि कहीं ना कहीं लोगों का जो सेंटिमेंट है वो सुल्तान के रिगार्डिंग बिल्कुल सेट हो जाए कि भाई सुल्तान कोई आम आदमी नहीं होता। एक प्रकार से भय बनाना, प्रतिष्ठा कायम करना और पूरी तरीके से अपने पद की डिग्निटी को लागू करना। ठीक है। समस्या थी सुल्तान की पद प्रतिष्ठा। सुल्तान की पद प्रतिष्ठा मतलब राजत्व के बारे में बहुत बड़ी समस्या बलबन की थी। ठीक है। दूसरा मामला था बिगड़ती प्रशासनिक और आर्थिक व्यवस्था। बिगड़ती हुई प्रशासनिक और आर्थिक व्यवस्था और आर्थिक हालात। ठीक है भाई, मैं ये कहूंगा कि आर्थिक हालात और प्रशासनिक व्यवस्था एक दूसरे के लगभग कॉन्टेम्परेरी मान जाती है। अगर ये खराब है तो ऑटोमेटिक ये अच्छी नहीं होगी, और ये है तो ये तो किसी भी हाथ में अच्छी नहीं होने वाली है। तीसरी समस्या जो बलबन के सामने थी वो थे विद्रोह, डिस्टर्बेंस, इंटरनल डिस्टर्बेंस और आउटर डिस्टर्बेंस। बाह्य और आंतरिक विद्रोह। सवाल यही बनता है कि बाह्य कौन? बाह्य में अगर आप बाह्य की बात करें तो बाह्य एक्चुअली है मंगोल। उन्होंने बड़ा मतलब तबाही मचाई हुई थी। मंगोल कहते हैं कि मंगोल पंजाब की व्यास नदी तक आ गए थे और अब वो दिल्ली जीतने का सपना देख रहे थे। आंतरिक विद्रोह। जब हम आंतरिक की बात करेंगे तब हम बात करेंगे हिंदू शासकों की। ओके, हिंदू शासक, और हिंदू शासकों में कौन? राजपूत, मेवात के भट्टी राजपूत, मेवाती, कटेहर, ठीक है, और बुंदेली। इन सब के बारे में हम लोग चर्चा करेंगे। साथ में हम बात करेंगे, मैंने आपको क्लास शुरू से पहले बताया था कि तुर्कान ए चिहालगानियों के बारे में। गुट ए चालीसा, गुट ए चालीसा, ठीक है। आंतरिक विद्रोह में कुछ और भी प्रांत शामिल है, जैसे बंगाल शामिल था। बंगाल का शासक अब स्वतंत्र शास्त्र की तरह व्यवहार करना शुरू कर दिया था। ठीक है, हम एक एक उसका बहरहाल इन सब बातों को जब डिस्कस करेंगे तो इन समस्याओं को एक डिस्कशन करेंगे। लेकिन पहले हमारी जो समस्या है सुल्तान की पद प्रतिष्ठा और क्या कायम करना, राजत्व कायम करना, आज की क्लास में हम केवल इसी बात को डिस्कस करेंगे कि कैसे सुल्तान ने पद की प्रतिष्ठा को बढ़ाया और राजत्व सिद्धांत को लागू किया, और उसके राजत्व सिद्धांत किन बातों से प्रेरित था। ओके, ठीक है, चलिए डिस्कस करते हैं बलबन का राजत्व सिद्धांत। बलबन का राजत्व सिद्धांत। देखिए, गद्दी पर बैठने के बाद बलबन ने खुद को फारस के आफरासियाब वंश से संबंधित बताया था। क्या बताया था? स्वयं को फारस के आफरासियाब वंश से। आफरासियाब वंश से, ठीक है। इस वंश का जिक्र फिरदौसी की शाहनामा पुस्तक में है। इस वंश का जिक्र फिरदौसी
कि शाहनामा में ठीक है, फिरदौसी के शाहनामा में वर्णित आफरासियाब वंश से संबंधित इसने स्वयं को बताया कि फारस का एक योद्धाओं का वंश है, पौराणिक योद्धाओं का एक वंश था फारस के। मेरा कहने का आशय यह है कि नो डाउट इसके राजत्व सिद्धांत पर पूर्णतः प्रभाव फारस का था। जैसे इसने स्वयं को जिल्ले इलाही घोषित किया। जिल्ले इलाही घोषित किया। जिल्ले इलाही का मतलब होता है ईश्वर की छाया। आप ये जान लीजिए कि इस्लाम धर्म में या मुस्लिम परंपराओं में खुद को ईश्वर का समकक्ष या ईश्वर का प्रतिनिधि मानने की परंपरा नहीं है। केवल फारस के शासकों ने स्वयं को जिल्ले इलाही घोषित किया है, और इस बात में कतई संदेह नहीं है कि इसके राजत्व सिद्धांत पर फारस का बहुत बड़ा प्रभाव था। दैट्स वाई उन्हीं की परंपरा पर चलते हुए इसने स्वयं क्या घोषित किया, जिल्ले इलाही घोषित किया। इंपॉर्टेंट सवाल बनता है। और नियाबत ए खुदाई, नियाबत ए खुदाई, दोनों बातों का मतलब समझिए। पहला सवाल तो यही है कि दिल्ली सल्तनत में राजत्व का सिद्धांत देने वाला पहला सुल्तान कौन था? बलबन। इसने स्वयं को जिल्ले इलाही घोषित किया। जिल्ले इलाही का मतलब होता है ईश्वर की छाया, ईश्वर की छाया। और नियाबत ए खुदाई का अर्थ होता है ईश्वर का प्रतिनिधि, ईश्वर का प्रतिनिधि। ठीक है, तो बलबन का राज सिद्धांत जो फारस की परंपराओं से प्रेरित था, इसने स्वयं को जिल्ले इलाही घोषित किया, जिसका अर्थ होता है ईश्वर की छाया, नियाबत ए खुदाई, ईश्वर का प्रतिनिधि। और इसने कहा कि सुल्तान पृथ्वी पर ईश्वर का या अल्लाह का प्रतिनिधि है। किसी भी व्यक्ति को उसकी आज्ञा को ना मानने का अधिकार नहीं है। ठीक है, कोई भी व्यक्ति सुल्तान के समकक्ष नहीं हो सकता। ठीक है, दूसरा, अच्छा, इस कुछ फारसी परंपराओं को लागू किया, कुछ फारसी परंपराएं भी आई। हालांकि ये राजत्व सिद्धांत का प्रत्यक्ष रूप से हिस्सा नहीं है फारसी परंपराएं। ये हिस्सा केवल इस सेंस में है कि इसने अपने आप को और अपने राजत्व सिद्धांत को पूर्ण तरीके से कहां से मोटिवेटेड पाया था? फारस से। तो खुद को इस बात को और दृढ़ बनाने के लिए इसने कुछ फारसी परंपराएं भी लागू की। जैसे एक थी सिजदा, पायबोस और नवरोज। ठीक है, सिजदा मतलब सिर झुकाना, पायबोस पैर चूमना, नवरोज का होता है नववर्ष। अच्छा, ये समझ लीजिए कि सिजदा और पायबोस की ये प्रथाएं गैर इस्लामिक हैं। ये क्या थी? ये गैर इस्लामिक परंपराएं थी, लेकिन फिर भी इसने इनको लागू किया। ये परंपराएं फारस की थी। बलबन के राजत्व सिद्धांत मुख्य रूप से फारस से प्रेरित था। स्वयं को आफरासियाब वंश का वंशज बताया। इस आफरासियाब वंश का जिक्र फिरदौसी की शाहनामा में है। ठीक है, इसने स्वयं को जिल्ले इलाही घोषित किया, जिसका अर्थ होता है ईश्वर की छाया। खुद को नियाबत ए खुदाई घोषित किया, इसका अर्थ होता है ईश्वर का प्रतिनिधि। इसने कुछ फारसी परंपराएं भी लागू की, जैसे सिजदा, पायबोस और नवरोज। ठीक है, देखिए, मैंने कहा कि यह तो राजत्व की बात है। राजत्व में मैंने एक बात बताई थी कि पद की प्रतिष्ठा, द डिग्निटी, है ना, मामला डिग्निटी का भी था। तो प्रतिष्ठा कायम करने के लिए, प्रतिष्ठा कायम करने के लिए
कायम करने के लिए। देखिए क्या एक्ट किए इसने, कहते हैं कि इसने जो दरबारी वैभव था, दरबारी वैभव मतलब कहते हैं कि कोई भी इसके सामने बोल नहीं सकता था, यह आम लोगों से बात नहीं करता था, केवल वजीर से ही ये बात करता था। दरबार में हंसना बोलना मतलब हंसना मना था, ठीक। और ये कहा जाता है कि खुद शराब का सेवन नहीं कर सकता था, कोई मजाक नहीं कर सकता था दरबार में, है ना। दरबारी वैभव को इसने मेंटेन किया, ठीक। दरबारी वैभव को मेंटेन किया और कहते हैं, बोलते हैं सारी बात ध्यान रखना कि वजीर ही से बात कर सकता था, दरबार में किसी प्रकार का हंसी मजाक करना मना था, प्रत्यक्ष रूप से कोई भी सुल्तान से बात नहीं कर सकता था, ठीक है। और ये कहा जाता है कि ये एक अभिनेता था, कौन, बलबन, और ये अपनी बातों से सबको आत्ममुक्त कर लेता था। कुलीनता को फोकस किया, कुलीनता, कुलीनता पर बल मतलब ऐसे लोग जो बड़े बड़े प्रेस्टिजियस परिवार से बैकग्राउंड से नहीं आते थे, वो भले ही योग्य हों, उनको इसने प्रशासन से निकाल दिया। यह कहा जाता है कि एक भारत का व्यापारी सुल्तान से मिलना चाहता था, लेकिन सुल्तान ने उसे मिलने से मना कर दिया और कहा कि मैं जब भी किसी तुच्छ व्यक्ति को देखता हूं, मेरी नाड़ी फड़क उठती है और मेरा हाथ तलवार पे चला जाता है। मतलब पूरी तरीके से कुलीनता पर क्या दिया इसने, बल दिया। तीसरी बात कहते हैं कि बहुत शाही अंगरक्षक इसके साथ रहते थे, बड़े बड़े मतलब स्ट्रॉन्ग पर्सनैलिटी के, और नंगी तलवार लेकर, और कहा जाता है कि वो बिस्मिल्लाह बिस्मिल्लाह कहते हुए इसके चारों तरफ वो चला करते थे। शाही प्लस खतरनाक अंगरक्षक इसने मेंटेन किए, खतरनाक अंगरक्षक। कहते हैं कि ये लोग बड़ी स्ट्रॉन्ग पर्सनैलिटी और खतरनाक दिखने वाले लोग होते थे, नंगी तलवारें लेके बलबन के चारों तरफ चलते थे और बिस्मिल्लाह बिस्मिल्लाह ये सब कहते हुए वो वहां खड़े रहते थे। दरबार में कितनी शांति थी, कितना डिसिप्लिन था, ये मैंने आपको बता दिया। कोई हंस बोल नहीं सकता था, मतलब हंस बोलने से मतलब है कोई मजाक नहीं कर सकता था। शराब सेवन केवल वजीर ही बात कर सकता था, सुल्तान लाट कोई बात नहीं कर सकता था। कुलीनता पर बल दिया, गैर कुलीन लोगों को इसने क्या करा, निष्कासित कर दिया। शाही और खतरनाक अंगरक्षक तैनात किए, ठीक। इसके दो बेटे हैं, शहजादा मोहम्मद और बुगरा खां। एक बार इसने बुगरा खां को संबोधित करते हुए कहा था कि सुल्तान का पद निरंकुश था, मोनार्की, मोनार्की निरंकुशता, निरंकुशता का सजीव प्रतीक है। अर्थात इसने कहा था कि एक निरंकुश शासक ही अपनी प्रजा से खुद की आज्ञाएं मनवा सकता है। लेकिन आगे उसने यह बात भी कही कि ईश्वर ने सुल्तान को इसलिए बनाया है ताकि वो अपनी प्रजा का कल्याण कर सके, ठीक है। निरंकुशता पर फोकस था, लेकिन जन कल्याण की बातों पर ध्यान देने वाली बात उसने बुगरा खां से कही थी। तो इन सब बातों से कहीं ना कहीं सुल्तान के पद की जो प्रतिष्ठा थी वो दोबारा कायम हुई। देखिए, सुल्तान के पद की प्रतिष्ठा किसी प्रिंसिपल या किसी राजनीतिक सिद्धांत देने से लागू नहीं हो सकती। उसके एक्ट और उसके शासनकाल की प्रमुख घटनाएं भी इस बात का द्योतक होती हैं कि सुल्तान कितना महान था, यही सब बातें थी। तो और बलबन के कार्य भी कहीं ना कहीं सुल्तान की प्रतिष्ठा को बढ़ाने वाले थे। इसके कार्यों के कंपैरिजन या पिछले सुल्तान से कंपैरिजन, इसके जो कार्य हुए इनकी तुलना हम नेक्स्ट क्लास में करेंगे तो देखेंगे, ठीक है।